अगर आप चाहते तो रोशन यादव का भाई आज जिंदा होता। ज्ञान बिंदु बर्बाद हो चुका है, इनकी बद्दुआ लगेंगी आपको। पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, घर पर बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। मुस्लिम का पर्व आता है तो आप कहीं दिखते नहीं है, न किसी ईद में दिखते हैं, न मुहर्रम में दिखते हैं, आपकी एक पिक्चर नहीं नजर आती है। लेकिन जैसे ही किसी हिंदू का पर्व आता है, राखी आता है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, इतना बड़ा बड़ा चंदन का टीका लगा कर आते हैं। 2 जून 2026 खान सर की कोचिंग के बाहर हिंसा होती है, तोड़ फोड़ होते हैं, पत्थरबाजी होती है और प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। उस प्राथमिकी में रोशन आनंद सर उनके भाई प्रिंस यादव का नाम दर्ज कराया जाता है। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के एफआईआर के बाद रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें पटना के बेऊर जेल में भेज दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इनकार कर दिया कि इनमें मैं किसी भी प्रकार से शामिल नहीं हूं। प्रिंस यादव के एफआईआर के बाद, एफआईआर के डर से या जो भी कुछ कहे, प्रिंस यादव नेपाल चले गए थे। उसके बाद 14 जून 2026 को विराटनगर के होटल में प्रिंस यादव मृत पाए गए। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसे जांच पर निर्भर कर दिया गया है कि जो जांच में आएगा वो होगा। उसके बाद 15 जून 2026 को अदालत द्वारा रोशन सर को जमानत मिल जाती है। जेल से निकलते ही जब वो बाहर आए तो उन्होंने खान सर पर सीधा आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या एक साजिश के तहत खान सर यानी कि फैजल खान और कोल्ड स्टोर के मालिक द्वारा कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना में गोलीबारी उनकी तरफ से नहीं चलाई गई थी। उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जेल से बाहर थे तो उनके भाई की मौत नहीं हुई, कोई छू भी नहीं पाया और वो जैसे ही जेल में गए उनके भाई की मौत हो जाती। उन्होंने कहा कि जेल में बंद रहने के बावजूद खान ग्लोबल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा मुझे मारने की धमकी मिली। जेल में साजिश हो रही थी मुझे मारने की। अब जरा सोचिए कि एक इंसान ने अपने जीवन के कई साल लगा दिए हो अपने सपने और अपने संस्थान को ऊंचा उठाने में। दिन रात एक करके मेहनत करने वाला इंसान, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य संवारने का एक सपना देखा, उस सपना को पूरा किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि कुछ दिनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एफआईआर होता है, अपराध की पूरी पुष्टि भी नहीं होती है और वो शख्स जेल चला जाता है और जेल से बाहर उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। वो भाई जिसने बचपन से साथ दिया, संघर्ष किया, जिसने कंधा से कंधा मिलाकर चला, उस भाई के जाने का दर्द अब उसी को समझ में आ रहा होगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। वो बंदा जेल जा रहा था तो एक बात कहा था कि मुझे और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, और उसका बात आज सच साबित हो गया है। आखिर अब इंसान कैसे बर्बाद होता है? उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, घर पर बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक भाई जेल में चला गया और दूसरा एक रहस्यमयी मौत मर चुका। आखिर इससे बड़ी बर्बादी क्या हो सकती है? शायद यही वो समय होता है जब एक इंसान सिर्फ आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक तथा मानसिक रूप से भी कमजोर होने लगता है, बिखर जाता है। कहते हैं बर्बादी धीरे धीरे आती है, लेकिन कभी कभी बर्बादी एक झटके में सब कुछ तबाह कर देती है। ये जो घटना घटी है केवल रोशन आनंद सर का सवाल नहीं है, ये हम सभी का सवाल है कि क्या केवल एफआईआर दर्ज होने से अपराध सुनिश्चित हो जाता है और दूसरे पक्ष को बचाव का पूरा मौका दिया जाता है? कैसा न्याय? एक व्यक्ति की कुछ घंटों में, 8 से 10 घंटों में गिरफ्तारी हो जाती है और एक व्यक्ति के 72 घंटों में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको ऊपर से बेल मिल जाता है। और कब? जब वो उसने झूठा बयान दिया हो। मैं खान सर से कहना चाहता हूं कि खान सर, अगर आप चाहते तो रोशन यादव का भाई आज जिंदा होता, ये परिवार उजड़ने से बच जाता, लेकिन आपके अहम ने ही एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आज आप आकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप कैसे शिक्षक बन गए हैं, मैं ये सोच रहा हूं। आपको शिक्षक नहीं, आपको एक एक्टर होना चाहिए था। आपसे अच्छा एक्टिंग कोई नहीं करता है। आप बोल रहे हैं कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यही सोचते उस वक्त बिना किसी गलती के मैं एक निर्दोष को फंसा रहा हूं जिसने वो अपराध किया भी नहीं है, तो आज प्रिंस यादव की मृत्यु नहीं होती है। एफआईआर के डर से वो नेपाल नहीं गए होते। अगर वो पटना में होती तो उनकी जान नहीं जाती। वो अपने भाई के लिए लड़ते,
आपका ये दो नकाबी चेहरा ये ठीक नहीं है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो आप कर रहे हैं ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। क्या उस भाई को आप लाकर दे सकते हैं? जब आपके पास मौका था तब तो आपने कुछ किया नहीं और आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं पोस्टर बैनर पीछे लगा करके। मतलब किसी को बहरूपिया वाला काम करना है तो आपसे सीखे। विपिन सर ने आपके पास मैसेज किया है, व्हाट्सएप दिखा रहे हैं, उस वक्त आपको समझ में नहीं आया। और यहाँ तक कि आपने अपने वकील को जिस दिन जमानत हो रही थी उस दिन भेजा कि वो जाए केस लड़ने के लिए, और आप बौखला गए हैं, कह रहे कि मेरे जमीन खिसक गई मेरे पैरों तले। ये पैरों तले जमीन नहीं खिसकी है, ये आपको अपनी बर्बादी का डर सता रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे पैरों तली जमीन खिसक गई है। मतलब हर चीज में एक्टिंग। आप कहते हैं कि मुझसे जलते थे लोग। अरे क्यों कोई जलेगा आपसे? आपसे अधिक छात्र ऑफलाइन में उनके पास पढ़ते थे, आप केवल ऑनलाइन की दुनिया में फेमस है। आपकी बकबकी है जो लोग उसको फॉलो करते हैं। आपसे अधिक छात्र उसके पास है, वो क्यों जलेगा आपसे? जब सामने कोई कंपटीटर आ जाता है तो उसको हटाना ही उचित होता है। और शायद आज ज्ञान बिंदु बर्बाद हो चुका है। इसके झा सर ने बहुत बड़ी बात कही है आपके लिए। जब कोई भी मुस्लिम का पर्व आता है तो आप कहीं दिखते नहीं है, ना किसी ईद में दिखते हैं, ना मुहर्रम में दिखते हैं, आपकी एक पिक्चर नहीं नजर आती है। लेकिन जैसे ही किसी हिंदू का पर्व आता है, राखी आता है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, इतना बड़ा बड़ा चंदन का टीका लगा कर आते हैं, हाथ में यहां तक राखियां बांध कर आते हैं। ये क्या है? ये बहरूपिया पना नहीं है तो और क्या है? आप मुस्लिमों से प्यार नहीं करते हैं, अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन आज तक एक पिक्चर, एक फोटो तक हमने आपकी नहीं देखी है। आप जानते हैं कि कहां पर चोट देने से हमें फायदा मिलेगा। मुसलमानों को गरियाओ, हिंदुओं को अपनाओ, ये आपका बहरूपिया पना है। राजनीति के सबसे ऊपर शिखर में है आप। खान सर, आज आप करोड़पति है, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन याद रखिएगा ये बिहार की जनता, ये बिहार के छात्र आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इनकी बद्दुआ लगेंगी आपको, क्योंकि आप ही की वजह से, आप भले ही इसमें शामिल ना हो, लेकिन कारण प्रिंस यादव की मौत की सिर्फ आप बने। आपका ये अहम बना है, अहंकार बना है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई तीसरा आप बोल रहे हैं ना, तीसरा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन आपने नहीं चाहा, आपने देर कर दिया। तो भले ही डिप्रेशन से मरा हो, लेकिन उसको डिप्रेशन दिया किसने? आपने दिया। ये खेल बंद कर दीजिए।